Hello guys, welcome back to another video, and from today we are going to start our polity session. And in this video we will be starting our first chapter, that is working of Indian Constitution. और इस वीडियो में हम कुछ फीचर्स देखेंगे डेमोक्रेसी के। अभी जो वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करेगा। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आपका? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका, अगर जो लोग को नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह है। जैसे हमारे होली बुक्स होते हैं, वैसे ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उस बुक्स में सारी चीज़ें लिखी है कि मतलब किसका रोल कितना है, किसके पास पावर कितना है, किसको किस तरीके से एक्ट करना है, सारी चीज़ें मतलब A to Z। पीएम के रोल क्या है, पीएम का पावर क्या है, पीएम बनेगा कैसे, प्रेसिडेंट कैसे बनेगा, सीएम बनना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। अगर आपको कोई ऑफिसर बनना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या है, जो लोग हैं उनके अधिकार क्या है, लोगों का ड्यूटी क्या है, क्या लोगों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की तरफ। तो मतलब सारी चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगी, हमारे कंट्री से रिलेटेड भी, ठीक है। तो वो है आपका पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा मतलब वीडियो हो जाएगा। हम बात करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है उसके बारे में, ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है। कंसेप्ट क्लियर है आपका तो आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला फीचर है वो है आपका पॉलिटिकल मैच्योरिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी मतलब सोसाइटी में आ रही है या नहीं आ रही है, हमारा डेमोक्रेसी जो है वो पॉलिटिकली मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं जिससे मतलब ये प्रूव होता है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब जो डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर को इम्प्लाई नहीं करता है। रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर मतलब कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अभी आगे और बताता हूँ, मैं एग्जांपल देके बताता हूँ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या। जो एसेंस है मतलब जो एक जो क्वालिटी है हमारे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की, वो इसलिए है, ठीक है, कि वो जो है सारे प्रिंसिपल्स डेमोक्रेसी के इंटीग्रेट करता है एक्चुअल प्रैक्टिस में। मतलब उससे जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो उसके पावर है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब किया जाता है, वो पूरे तरीके से ये इसको पूरा प्रूफ करता है, ठीक है। तो इसका रोल काफ़ी बड़ा है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का। मतलब आपको अधिकार है कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करने का। जैसे मतलब इलेक्शंस होते हैं तो किसी एरिया से या किसी सीट पे जो है कैंडिडेट क्या करता है, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट कर रहा हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू करता है ना। तो वो क्या कर रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों को, जिस भी एरिया, जैसे अगर हम समझ लें कि बोईसर से कोई एक इंसान या कोई एक नेता जो है वो खड़ा है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन फाइट करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, अगर वो इलेक्शन जीत जाएगा तो बोईसर को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। अब एक बार जब ये हो गया तो जो डेमोक्रेसी है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है सोसाइटी के पॉलिटिकल लाइफ का। और डेमोक्रेसी का जो एक हिस्सा बनना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, तब लोग उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। तो उसी को मतलब एक कामयाब डेमोक्रेसी बोला जाता है। डेमोक्रेसी वो कामयाब नहीं है जहाँ पे लोगों का कुछ ध्यान नहीं है, सरकार अपने हिसाब से कुछ भी किए जा रही है और लोग अपने हिसाब से अपने धुन में, अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में जिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो आपका एक रिलेशन होना चाहिए सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ, और आपका रोल भी होना चाहिए उसमें। और इस वजह से जो इंडियन पीपल है उनको डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिला है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में, लोकल गवर्नमेंट में। मतलब क्या इसका मतलब ये कि आप अपने लोगों को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा। आप स्टेट लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप लोकल गवर्नमेंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। पार्लियामेंट मतलब जैसे आप अगर एमपी बन जाओ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आप मतलब अपनी बात वहां पे रख सकते हो। तो पार्लियामेंट आपका सेंट्रल लेवल पे आता है, स्टेट लेवल पे आता है आपका स्टेट लेजिस्लेचर। अगर आप एमएलए बन जाओ, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाओ, तो वहां पे आप अपने लोगों की बात रख सकते हो। या अगर आप कोई सरपंच बन जाओ या ग्राम पंचायत के सदस्य बन जाओ, तो वहां पे आप अपने लोगों की बात रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से इंडियन पीपल को एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम दिया गया है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है। और कुछ फीचर्स देखते हैं सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के। तो जैसे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस अगर हो रहे हैं हर पर्टिकुलर पीरियड पे, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन होता है, तो हर 5 साल में इलेक्शन अगर फ्री और फेयर मतलब अच्छे तरीके से हो रहे हैं, कोई माल प्रैक्टिसेस, कोई चीटिंग इन्वॉल्व नहीं है,
तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि मतलब जो डेमोक्रेसी है वो वहाँ की क्या है, सक्सेसफुल है। तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बताता है, और डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर एक कंट्री डेमोक्रेटिक है तो ये सारे फीचर्स होने चाहिए उसमें। और जो पार्टिसिपेशन है लोगों का वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है पॉलिटिकल प्रोसेस में भी, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जो वोटर्स हैं वो काफी बढ़ रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल कंपटीशन में भी बढ़ रहा है उनका पार्टिसिपेशन, मतलब बहुत सारे नए नए हर साल हमको कैंडिडेट मतलब देखने को मिलते हैं लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इसमें, पार्लियामेंट में। तो लोग काफी ज्यादा मतलब पॉलिटिकल चीजों को लेके अवेयर हैं और काफी इंटरेस्टेड भी हैं। ठीक है, काफी एक्साइटमेंट भी है उनमें। तो काफी ज्यादा जो कंपटीशन है वो भी बढ़ रहा है, पॉलिटिकल कंपटीशन, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं ग्रेट एक्सटेंट तक। ठीक है, तो अगर किसी भी देश का डेमोक्रेसी कामयाब है, अगर हमारा देश जो है, हमारे देश का जो डेमोक्रेसी है वो कामयाब है, तो वो इन सब चीजों की वजह से है। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होता, डेमोक्रेसी कामयाब नहीं है। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉलिटिकल मैच्योरिटी के फीचर्स। आगे बढ़ते हैं अगले फीचर पे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी, सबसे बहुत अहम जो फीचर है वो है राइट टू वोट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में हर इंसान को वोट करने का अधिकार है। ठीक है, कुछ बैकग्राउंड में जाते हैं, हम आज़ादी के पहले जाएंगे। आज़ादी के पहले देखेंगे कि वोटिंग सिस्टम कैसा था। ठीक है, तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने काफ़ी सारे प्रोविजन बनाए कि जो वोट के अधिकार है वो अडल्ट्स को दिए जाने चाहिए। ठीक है, मतलब 18 अबव 18। अब प्री इंडिपेंडेंस में पीरियड में क्या होता था वो देख लेते हैं जरा। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में तो उस समय कुछ प्रोविजंस थे जो रिस्ट्रिक्ट करते थे राइट टू वोट को, मतलब आप वोट नहीं दे सकते हो, आपको वोट के अधिकार नहीं है। और ये सारे प्रोविजन को कैंसिल कर दिया गया आज़ादी के बाद, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया अडल्ट सफरेज, मतलब वोट का अधिकार। कैसे अडल्ट सफरेज को ये किया गारंटी? बाय गिविंग द राइट टू वोट इक्वली टू बोथ मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। अब जब आज़ादी मिली तो उसके बाद यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, मतलब इक्वालिटी ऑफ वोट, राइट टू वोट मैन और वुमेन, आदमी औरत दोनों को दिया गया। लेकिन वो जो था वो सिर्फ 21 साल के ऊपर के लोगों के लिए था, अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स। आज अगर आप देखोगे तो जो वोट है, अधिकार करने का जो वोट है, ठीक है, जो राइट टू वोट है वो 18 ईयर को भी है। तो पहले 21 था, क्या बाद में 18 हुआ ही होगा। तो बाद में क्या हुआ, जो वोटिंग एज है उसको कम किया गया। तो पहले कितना था 21 और अब कितना हो गया 18। अब इससे क्या हुआ, अब इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया। अब जो इंसान 21 साल का होने के बाद वोट देने जाता था वो 18 साल पे ही जा रहा है, मतलब वो 3 साल पहले ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गई इससे। ठीक है, जो यंग जनरेशन है उसको भी मौका मिला अपनी जो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अपनी जो सीएम है उसको डिसाइड करने का। अब इस प्रोविजन से हुआ क्या, इस प्रोविजन से ये हुआ कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी बन गया पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के पास सबसे ज्यादा वोटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, किसी भी अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री से कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा वोटर और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ठीक है, हमारे इंडिया में ही है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो बदलाव है ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है सिर्फ, ठीक है, मतलब नंबर्स के मामले में नहीं है, ये क्वालिटेटिव भी है। लोग सच में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और कई सारी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी दिख रही हैं। इससे मतलब मालूम पड़ता है कि जो डेमोक्रेसी है वो मतलब सरवाइव कर रही है, अच्छी खासी सरवाइव कर रही है। ठीक है, आपको बहुत सारे नए नए पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगे हर लेवल पे, लोकल हो, रीजनल हो या नेशनल हो, ठीक है। और जो पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग एक्सपेक्टेशन जो है रिप्रेजेंट करती हैं लोगों की। हर पार्टी का अपना एक आइडियोलॉजी होता है, हर पार्टी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के डिमांड्स के बारे में, कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है, रिप्रेजेंट करती है, जहाँ पे मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन करने को मिले, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या फिर लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से वोट के अधिकार ने काफ़ी सारे बदलाव लाए, इंडिया को सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक ये बना दिया, कंट्री बना दिया, सबसे ज़्यादा वोटर्स इंडिया में हैं, ठीक है, और एक मौका दिया यूथ को डिसाइड करने का, उनके लीडर को। ठीक है गाइस, तो ये था आपका राइट टू वोट के बारे में। तो आपको सिर्फ समझ के रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है कि पहले कितना था 21, बाद में कितना हुआ 18,
और 18 एज ग्रुप करने के बाद, 18 ईयर्स करने के बाद क्या क्या बदलाव आए, तो हमने उसके नीचे देखा। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो फीचर है हमारा वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सिर्फ एक जगह पे सारे पावर को नहीं रखना, पावर को डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? जैसे एक सेंटर है तो सारे पावर सेंटर को नहीं देना, कुछ पावर सेंटर को देना, साथ में कुछ पावर दूसरी चीजों को देना, मतलब स्टेट्स को देना। जैसे अगर हम हमारे कंट्री की बात करें तो पीएम भी होते हैं, सीएम भी होते हैं, तो कुछ पावर पीएम के पास भी है और उसी तरीके से कुछ पावर सीएम के पास भी है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सेंट्रलाइजेशन होता, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का अगर अपोजिट होता तो क्या होता? सीएम के पास पावर नहीं होते, सिर्फ पीएम के पास पावर होते। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, वो काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। अगर जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है तो मतलब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब पावर को प्रॉपरली डिवाइड करना चाहिए। अब डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या है? तो वो क्या करता है? वो कंट्रोल करता है जो भी पावर के मिसयूज होते हैं और एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए, कॉमन पीपल के लिए, मतलब जो आम इंसान है उनको मौका मिलता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद जो डीपीएसपी है उसमें भी काफी सारे आपको प्रोविजन मिल जाएंगे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को लेके। अब डीपीएसपी क्या है? मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स है, जैसा आप इसके टाइटल से पढ़ सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स है, किसके लिए? स्टेट के लिए, स्टेट की पॉलिसी के लिए। मतलब ये बताता है कि एक राज्य को, एक स्टेट को किस तरीके से होना चाहिए, एक स्टेट में क्या क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजें डीपीएसपी बताता है आपको। इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये जान लो कि डीपीएसपी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक स्टेट से डिमांड करता है कि मतलब किसी राज्य को होना है तो डीपीएसपी की तरह मतलब होना चाहिए, डीपीएसपी के वैल्यूज होने चाहिए उसमें। ठीक है, तो और एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है वो एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेके है। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या? मतलब जैसे ग्राम पंचायत हो गया हमारा, जिला परिषद हो गया। ठीक है, तो उनको एम्पावर करना एक कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है डेमोक्रेसी में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे लोगों की आवाजों को सुनते हैं, लोगों के प्रॉब्लम को ये करते हैं। क्योंकि पीएम थोड़ी आने वाले हर एरिया में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये करने की यार क्या प्रॉब्लम है, हाँ मैं ठीक कर दूंगा, या हमारे प्रॉब्लम्स को सुनने आने वाले हैं। ठीक है, तो कौन सुनने वाला है? जो लोकल गवर्नमेंट है वही सुनने वाले हैं। तो उनको कहीं ना कहीं पावर थोड़ा बहुत मिलना चाहिए ताकि जो लोकल लेवल पे जो इशू है या कोई प्रॉब्लम है उसको प्रॉपरली क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे अटेम्प्ट्स हुए टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइज करने के, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन एक हद पे जाके, एक स्टेप पे जाके हमको कामयाबी मिली। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डिवाइड करना। ठीक है, पावर को क्या करना? डिवाइड करना। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट था वो था आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट मतलब आपका होता है बदलाव। तो जब 73rd बार और 74th बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में बदलाव लाया गया तो उसमें एक नई चीजें आई। क्या नई चीज आई? उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, किसको? लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को, और उसके कुछ पावर्स बढ़ा दिए। मतलब इस अमेंडमेंट के पहले ना कोई ग्राम पंचायत होता था, ना कोई जिला परिषद होता था, अगर होता भी था तो उनके पास कुछ पावर्स नहीं होते थे। लेकिन ये अमेंडमेंट आने के बाद हर लोकल लेवल पे आपको ग्राम पंचायत मिलेगा, जिला परिषद मिलेगा, साथ में उनके पावर्स को भी बढ़ा दिए गए। ठीक है, अब सरपंच के पास भी काफी सारे अच्छे पावर्स हैं और कोई अगर इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो सरपंच उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन को लेके। तो इससे मतलब मालूम पड़ता है कि पावर सिर्फ सेंटर में नहीं है, सिर्फ पीएम और सीएम लोगों के पास नहीं है, बल्कि लोकल लेवल पे भी है, जिससे लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो डेली प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व की जा सके। ठीक है, तो ये था आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिवाइड करना, सिर्फ एक जगह पे पावर को स्टोर करना नहीं होता है, क्या करना होता है? डिवाइड करना। आगे बढ़ते हैं अगले फीचर पे। तो जो अगला फीचर है आपका वो है राइट टू इंफॉर्मेशन।
अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब, राइट मतलब आपका अधिकार और इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। तो जो आपका अधिकार है जानकारी के लिए, अब वो होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आया कैसे, तो ये आज़ादी के साथ नहीं था, ये आया आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू। अब इसके बारे में ज़रा देखते हैं, इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। तो जो सिटीजन एम्पावरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें। मतलब जो सिटीजन है वो एम्पावर्ड होना चाहिए, उसको सारी जानकारी होनी चाहिए, और ये भी ज़रूरी है कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाई जाए सिटीजन के पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, उसके इंटरेक्शन के लिए गवर्नमेंट में, मतलब उसका एक कहीं ना कहीं रिलेशन बना रहे गवर्नमेंट से, सरकार से, कुछ ऐसी चीज़ें की जाए, ठीक है। तो अगर कम्युनिकेशन अच्छा है लोगों में और सरकार में, गवर्नमेंट में, तो उससे जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है ना, कि मतलब हम अपना जो प्रॉब्लम है वो सरकार को, गवर्नमेंट को बता सकते हैं, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो लोग हैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकती है कि मतलब कुछ अगर पॉलिसीज़ हैं, किस तरीके से हमको एक्ट करना है, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों का मतलब जो सिटीजन्स हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो सिटीजन्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकती है, साथ में जो गवर्नमेंट चाहती है वो भी किया जा सकता है अगर कम्युनिकेशन अच्छा है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट था, तो इसने एक ब्रिज क्रिएट कर दी सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, जिससे जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपरली सरकार और लोगों के बीच में हो पाता है। अब देखते हैं जरा आरटीआई एक्ट के बारे में। तो जो सिटीजन है उसको अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए उसकी गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। हाँ, अगर कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है तो वो जिस तरीके से काम करना चाहे वैसे वो कर सकती है, वो कुछ बताए हमको या ना बताए, लेकिन अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है, मतलब इंडिया जैसी कंट्री अगर है, तो उसको उसका पूरा अधिकार है कि वो बताए सरकार हमारी कर क्या रही है, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, मतलब इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया इंडिया के लोगों को, इंडिया के सिटीजन्स को, ये इंश्योर करने के लिए कि मतलब जो हमारे रिलेशन में एक ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो भी चीज़ें हो सामने हो, कुछ छुप के ना किया जाए आप लोगों से। गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी जिस भी मामले में वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसपेरेंट, सारी चीज़ें आपको पता है गवर्नमेंट के बारे में, कैसे काम कर रही है, कैसे पावर है, कौन से डिसीजन लिए, क्या बदलाव लाए। और अकाउंटेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों को कहाँ पे कितना खर्च कर रही है, गवर्नमेंट कौन सी चीज़ों पे कहाँ पे क्या कर रही है, तो सारी चीज़ें मतलब सारा इंफॉर्मेशन आपको सरकार को देने का अधिकार है, ठीक है। गवर्नमेंट आपको मतलब पूरे अधिकार है कि आप जान सकते हो गवर्नमेंट हमारी कहाँ पे कौन सी चीज़ें कितनी खर्च कर रही है, कितनी स्पेंड कर रही है, क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन कर रही है, ठीक है, जो कि एक गुड हॉलमार्क है गुड गवर्नेंस के लिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इससे ये मालूम पड़ता है कि मतलब जो गवर्नेंस है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है वहाँ की। अब जो आरटीआई है उसने क्या किया है, उसने गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बना दिया है, और जो सीक्रेसी का एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट के वर्किंग में। मतलब सीक्रेसी मतलब कि कोई भी चीज़ें सीक्रेट नहीं रहती है गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट ना कुछ चीज़ें हमसे छुपा सकता है, कुछ अगर ऐसे हैं जैसे मतलब कुछ अगर ऐसा डिसीजन लेना पड़े डिफेंस के पर्सपेक्टिव पे, तो वो कुछ समय के लिए ऐसे सीक्रेट रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए, लेकिन बाद में उनको वो चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट में जो सीक्रेसी का एलिमेंट है, मतलब गवर्नमेंट छुप के कोई भी काम नहीं कर सकता हमसे, उसको सारी चीज़ें जो भी वो काम करेगा वो सब हमारे सामने हमको बता के करना। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रहा डेमोक्रेसी में आरटीआई की वजह से एक डेमोक्रेसी का जो एक इमेज है वो और ज़्यादा मतलब ग्रो कर गया और चेंज हो गया लोगों के मन में। जो अब ये डेमोक्रेसी को लेके इमेज है वो काफ़ी थोड़ी अलग है, ठीक है। और 2000 के बाद से जितने भी मतलब डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हुए, मतलब डेमोक्रेसी में जितने भी बदलाव आए, वो एक तरीके से अधिकार समझे गए लोगों के, मतलब एक तरीके से वो राइट हुआ कहीं ना कहीं, जैसे आपका इन्फॉर्मेशन वाला राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी एक सिटीजन का अधिकार बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया, और उसी के अकॉर्डिंग जो सिटीजन है इंडिया के और भी उनको कई सारे अधिकार मिल गए। राइट टू इन्फॉर्मेशन तो मिला ही, साथ में राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए अधिकार, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या कि मतलब फूड की सिक्योरिटी हो, भले मतलब ऐसे शेल्टर वगैरह हो या ना हो, लेकिन फूड जो है उसको मिले, हर सिटीजन को मिले, ठीक है। और इन्हीं राइट्स के वजह से, इन्हीं अधिकारों के वजह से जो डेमोक्रेसी है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो चुकी है। अब डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग नहीं है तो होता क्या है, दंगे होंगे, राइट्स होंगे, या फिर मतलब ये सारी चीज़ें होती है। खैर वो भी ठीक है, लेकिन अगर पीसफुली की जाए, सही तरीके से की जाए प्रोटेस्ट,
या फिर स्ट्राइक जो भी है, तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, उससे मालूम पड़ता है कि मतलब जो डेमोक्रेसी है वो जिंदा है, सरवाइव कर रही है, या लोग मतलब लोगों की नजर है गवर्नमेंट पे, लोग गवर्नमेंट किस तरीके से क्या काम कर रही है। ठीक है, तो वो भी एक जरूरी है, लेकिन जो जिस तरीके से हमारे संविधान में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, वैसे ना कि मतलब किसी वायलेंस से दंगा करके या कुछ ऐसे ये गलत काम करके। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ 4 फीचर्स डेमोक्रेसी के बारे में। पहला हमने पढ़ा पॉलिटिकल मैच्योरिटी। ठीक है गाइस, दूसरा हमने पढ़ा पॉलिटिकल मैच्योरिटी के बाद राइट टू वोट, वोट के अधिकार। उसके बाद हमने देखा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी में पावर्स वगैरह डिवाइडेड है, बांटा गया है। उसके बाद लास्ट में हमने देखा राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के अधिकार हमको किस तरीके से दिए गए, क्या क्या फायदे हैं इसके। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ विच 2 हाउसेस, तो पार्लियामेंट में कौन से 2 हाउस है, आपको उसके बारे में बताना है। दूसरा है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को, मतलब ग्राम पंचायत और जिला परिषद को पावर कहाँ से मिली, कौन से अमेंडमेंट से। ठीक है, तो मैंने बताया है लेक्चर में, तो आपने सुना होगा, अगर ध्यान से आपको आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।